Dear students, as you know, we are doing our Negotiable Instruments Act 1881. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके चल रहे हैं. कोई भी स्टूडेंट इन कोई भी ये जो टॉपिक्स हैं इनको स्किप ना करे, बिकॉज एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर जुडिशियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ हम अपना जो लास्ट टॉपिक कैरी कर रहे थे, दैट इज अबाउट राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है और उस पर्सन के क्या राइट्स और पावर्स हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं. सो वी आर कैरिंग दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम सेशन. आप लास्ट सेशन देखकर आइए. सबसे पहले ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक इन विच यू कैन गेट क्लियर आइडिया, जिसमें मैंने कुछ पावर्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं कि प्रिविलेजेस या पावर्स जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, पर्सन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स जिसको हम कहते हैं, उसके पास क्या पावर्स हैं. So there are certain presumptions that we discussed in last session. आप पहले उसको समझो ताकि आपको कुछ पावर्स ऑलरेडी पता हो. अब हम आइए इसी टॉपिक को कैरी कर रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट पावर्स देखेंगे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास और कौन से एडवांटेज या और कौन से राइट्स हैं जिनको वो यूज कर सकता है. राइट? So here next power we have is fictitious drawee or payee. fictitious drawee और payee सेक्शन 42 में ये बात दी गई है. देखिए, पेई या ड्रॉई कौन होता है? जिस पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया. सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल से फिर से आपको थोड़ा ध्यान दे देती हूँ. अब ए पर्सन है, वो क्रेडिट पर अपना सामान बेच रहा है बी को. इसने सेल कर दी है ए ने. अब बी को पैसा देना है भैया, तो बी क्या करेगा? या तो एक चेक ड्रॉ करके दे देगा ए के नाम. ये मैंने चेक कर दिया है एंड ही विल बी द ड्रॉयर. और यहाँ पर ए कौन होगा? पेई. इसको पैसा मिलेगा और ये चेक के पैसा देगा कौन? बैंक. बैंक को हम बोलते हैं ड्रॉई, जो पैसा देगा. तो दिस इज द केस इन केस ऑफ चेक. सेकेंडली, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? बिल के केस में यही हम मान के चलते हैं, ए पर्सन है, उसने बी को क्रेडिट पर सेल किया. अब यहाँ पर बी ने तो पैसा देना है, बट ए क्या करेगा? ए यहाँ पर अपना श्योरिटी के लिए, अपनी गारंटी के लिए बी को एक बिल ड्रॉ करके देगा, ताकि भाई तो इसको एक्सेप्ट कर, इसको साइन करके दे और मुझे एक प्रूफ की तरह मैं इसको रखूंगा, टाइम आने पर तुमसे पेमेंट मांगूंगा. तो ये जब बिल ए ने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर इस केस में ए कौन होगा? ड्रॉयर. और किस पर ड्रॉ किया गया है? बी पे. बी होगा ड्रॉई. तो आई होप अब आपको ड्रॉई और पेई का मतलब पता हो गया हो. जिसने पेमेंट करनी है, ये वो पर्सन होता है. तो कोई भी पर्सन जिसकी लाइबिलिटी टाइम पर अराइज होगी और जो पेमेंट करेगा, जिसको पेमेंट करनी है, द पर्सन हु विल पे द मनी लेटर ऑन इज कंसीडर्ड एज ड्रॉई और पेई. सो आई होप हेयर यू अंडरस्टूड दिस. अब ये क्या पावर है? होल्डर इन ड्यू के कोर्स के पास क्या पावर है कि अगर कोई एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक्सेप्टर कौन होता है? ड्रॉई या पेई, जिसने पैसा देना. बी यहाँ पर अगर इस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ मैं आपके पैसा जो देनदारी उसको मानता हूँ, उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ही इज द एक्सेप्टर. इज ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम एंड पेएबल टू द ड्रॉयर्स ऑर्डर is not by reason that such name is fictitious relieved from the liability to any holder in due course. अगर यहाँ पर जो बिल है जो ड्रॉ किया गया वो किसी फिक्टिशियस पर्सन पर ड्रॉ किया गया है, मीन्स फिक्टिशियस पर्सन है, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं है, एक ही कंप्लीट आइडेंटिटी रिवील नहीं है, तो सिर्फ इस रीजन की वजह से अगर कल कोई पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, अगर वो पेमेंट मांगने जाता है, तो उसको सिर्फ इस रीजन की वजह से मना नहीं करा जाएगा. होल्डर इन ड्यू कोर्स स्ट्रिक्टली बोल सकता है कि ये फिक्टिशियस नेम की जो भी आप एक्सक्यूज दे रहे हो, मैं इसको नहीं मानता, मेरी पेमेंट कीजिए. ओके, मतलब बी लेटर ऑन ये नहीं कह देगा कि यहाँ पे तो जो नाम लिखा है वो गलत लिखा है, मेरा तो नाम ये था, आपने पता नहीं किसका नाम लिखा है. माई कंप्लीट नेम इज, सपोज बी का नेम है मिस्टर बी बजाज और आपने लिख दिया मिस्टर बी, तो कहेगा आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन, ये तो फिक्टिशियस नेम पे. तो बी लेटर ऑन इस चीजों से अपनी लाइबिलिटी को बचा नहीं सकता है. राइट स्टूडेंट्स? अगर किसी स्टूडेंट को एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अच्छे से समझना है, बिल ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है, ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक. सबसे पहले आप ये समझ के आइए ताकि आपको और क्लैरिटी से एग्जाम्पल जो मैंने दिया ये समझ में आए. राइट? सो यहाँ पर यही बात बोली गई है. इट इन्फर्स दैट
द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर होता है ना, जिसने पेमेंट करनी है, ही कैन नॉट एज अगेंस्ट द होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसको लेटर ऑन पेमेंट देनी है। सपोज बी ने पेमेंट देनी हो ए को, या कोई और पर्सन है, ए ने ये एंडोर्स कर दिया सी के नाम, सी को पेमेंट मिलनी है, तो वो ही कैन नॉट से दैट द अदर पार्टी टू बिल वर फिक्टिशियस। भाई ये तो नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिक्टिशियस पर्सन है और मैं श्योर नहीं हूँ इसमें किसका लिखा हुआ है, इसको अच्छे से बना के लाओ, ये इसमें कोई फ्रॉड है, और इन लाइबिलिटी से वो नहीं बच सकता। यहाँ पर होल्डर एंड ड्यू कोर्स राइटर सीधा उसको बोलेगा पैसा दे मुझे चाहिए, ये फालतू के बहाने मत बना। राइट, नेक्स्ट पावर के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पावर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास क्या है? ट्रांसफर ऑफ राइट्स इवन व्हेन डिलीवरी वाज कंडीशनल और फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस ओनली। मतलब अगर यहाँ पर एक पर्सन के बीच में, ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट या जो पेमेंट के टाइम पर बात हुई थी, उसमें ये था कि कोई कंडीशनल पेमेंट होगी, अगर ऐसा होगा तो ही पेमेंट दी जाएगी। तो ये जो कंडीशन होती है ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में नहीं होती। होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर आप कंडीशन नहीं लगा सकते। बी ये नहीं कहेगा भाई मैंने तो जिस टाइम पेमेंट ली थी ये कंडीशन के साथ ली थी, अब तू मुझसे पैसे मांगने आया, मैं इस बात को नहीं जानता। सी को थोड़ा कोई कंडीशन का पता है, सी को डायरेक्ट पेमेंट मांगेगा बी से, दीजिए मुझे इन्हें एंडोर्स किया है, मेरी पेमेंट दो, और बी कोई बहानेबाजी नहीं करेगा, उसको पैसा देना है। कोई स्पेसिफिक पर्पस की वजह से या कोई कंडीशन की वजह से ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। अंडरस्टूड? नाउ इट स्टेट्स दैट as between such parties and any holder of the instrument, इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर है, जैसे यहाँ पर सी पर्सन है उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो ए और बी पार्टीज हैं, अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स इट मे बी शोन दैट इंस्ट्रूमेंट वॉज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर स्पेशल पर्पज ओनली। अगर पहले कंडीशनली या स्पेशल पर्पज की बात हुई थी एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्युटली द प्रॉपर्टी देयर इन। Moreover, it states that a promissory note या bill of exchange या check delivered on condition that is not to take effect except in certain event is not negotiable। भाई कई बार हमने ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी चीज़ कंडीशन पर बेस्ड है तो कंडीशन फुलफिल होने पर ही पेमेंट मिलेगी। बट अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और वो अगर अपनी पेमेंट मांगने जा रहा है, ही विल गेट अ गुड टाइटल, उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इवन दो द ओरिजिनल ट्रांसफर जो था वो फॉर स्पेसिफिक पर्पज या कंडीशन पर था। लेकिन यहाँ पर अब उसके पास अगर पेमेंट मिलने का अधिकार है तो उसके साथ आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक मास्टर को पैसा मिलना था, ठीक है, किसी पर्सन से। मास्टर ने अपने सर्वेंट को भेज दिया, भैया जा पैसे लेके आ। अब यहाँ पर सर्वेंट तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ ना, गुड फेथ में ही पैसा लेके आ रहा है, अपने मास्टर के लिए पैसा लेने जा रहा है। सो इफ द सर्वेंट टू whom द पर्सन डिलीवर्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर सेफ कस्टडी ट्रांसफर द सेम टू द होल्डर इन अ ड्यू कोर्स, ठीक है, वो ड्यू कोर्स में उसको सेफ दे देगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में अगर आपको डियर स्टूडेंट्स अभी भी डाउट है कौन होता है, तो ऑलरेडी आपको टॉप पर सेशन दिया गया है, इसको समझ के आइए ताकि आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स के कंसेप्ट को पहले क्लैरिटी मिल जाए। ओके, नेक्स्ट पावर योर यू कैन से राइट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज मेंशन्ड इन सेक्शन 58, जो कि बात करता है प्रायर डिफेक्ट्स, कि इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई भी प्रायर डिफेक्ट है, कोई ऐसा लग रहा है आपको कि इस पर्टिकुलर थिंग की वजह से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉइड है या वो नहीं चलेगा, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में आप वो डिफेक्ट नहीं उठा सकते, या तो आपको पहले उठाना था, अब उस पर्सन की कोई गलती नहीं है। सो व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हो गया है और हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी मेकर, एक्सेप्टर और होल्डर देयर ऑफ बाय मीन्स ऑफ ऑफेंस या फ्रॉड की वजह से वो किसी पर्सन के पास आ गया, सपोज सर्वेंट के पास ही कहीं से वो इंस्ट्रूमेंट आया है, ठीक है, उसको नहीं पता ये पहले फ्रॉड किया गया था, उसके मालिक ने किसी से फ्रॉड करके दिया था वो इंस्ट्रूमेंट, जैसे चेक फ्रॉड से आ गया था उसके पास, या उसने किसी पर्टिकुलर लॉस्ट हुए चेक को उठाया था, वट एवर द केस। बट अगर उसने अपने सर्वेंट को ये दिया है कि जाके भैया पेमेंट ले, तो सर्वेंट को आप ये नहीं कह सकते तो चोरी का था, ये तो फ्रॉड का था, ये तुम कैसे, सर्वेंट को थोड़ा पता है। सर्वेंट अब यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स है एंड ही विल नॉट क्लेम एनीथिंग फॉर प्रायर डिफेक्ट्स, उसको भैया पैसा दो ही दो। सो हेयर no possessor or endorsee who claims through the person who found or so obtained the instrument is entitled to receive the amount। अगर यहाँ पर सिर्फ मास्टर ने सपोज कीजिए फ्रॉड से चेक ले रखा था, तो अब अगर वही पैसे मांगने जाए मास्टर को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अगर ये इसको किसी पर्सन को होल्डर इन ड्यू कोर्स को ट्रांसफर कर देगा, तो वो
अपने प्रायर डिफेक्ट से बच जाएगा, राइट. सो व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट हो जाता है या ऑब्टेन्ड बाय एनी पर्सन बाय मीन्स ऑफ एनी ऑफेंस के थ्रू उसके पास आता है, अ पर्सन हैविंग सच अ प्रोविजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट क्लेम एनी राइट. वो तो देखिए उससे कोई राइट क्लेम नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू. बट अगर वो इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर टू द पर्सन इन होल्डर इन ड्यू कोर्स, अगर किसी और पर्सन को वो ट्रांसफर कर दिया आपने चेक या वो जो लॉस्ट था, देन ही विल गेट अ गुड टाइटल. उसको तो पैसा मिलना चाहिए एंड ही विल एंजॉय दैट टाइटल, राइट. Next power of holder in due course is, students, we have endorses from the holder in due course. ओके, सेक्शन 53 एंडोर्समेंट कर सकते हैं. तो जो होल्डर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जैसे ए और बी के केस में था, तो अगर बी ने ए को चेक दे दिया है, तो अब चेक ए के पास है, ए होल्डर हुआ. हु डिराइव्स टाइटल फ्रॉम द होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज द राइट देयर ऑन ऑफ दैट होल्डर इन ड्यू कोर्स. ठीक है, ए ने वो किसी पर्सन को दिया, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स था. अब ए ने किसी पर्सन को दिया सी को. सी को अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स से मिला है, तो वो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के सारे पावर्स इंजॉय करता है. मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स ने फिर किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को दिया, तो सेम पावर्स दोनों की है. So in other words what it says, a holder who receives an instrument from holder in due course से अगर किसी को फिर से इंस्ट्रूमेंट मिलता है, he had, अगर चाहे उसको नॉलेज भी है कि कोई प्रायर डिफेक्ट था, बट स्टिल he will get all the rights powers of holder in due course. वेरी सिंपल है ये चीज. तो देन नेक्स्ट इज स्टॉपल. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉपल. सेक्शन 120 का क्या कहता है. अब स्टॉपल अगर किसी ने समझना है, तो मैं बहुत सेशंस में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, और हर एक्ट में देखिए स्टॉपल वर्ड आता ही आता है. तो ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक, जिसमें आपको स्टॉपल का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अगर इन शॉर्ट आपको समझाऊं तो ये है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट कही है, और आपकी स्टेटमेंट कहने के अनुसार, आपकी स्टेटमेंट पर विश्वास करके अदर पार्टी ने कोई एक्शन ले लिया, तो कल आप अपनी स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते भैया. अगले पर्सन ने तो अपनी सारी काम आपके बताई हुई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर दिया, आप पर विश्वास करके अपनी पोजीशन चेंज कर ली. नाउ यू कैन नॉट क्लेम कि नहीं नहीं मैं जो कह रहा था वो झूठ कह रहा था, मेरे को ये चीज़ नहीं है, राइट. सो नो मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट और नो ड्रॉयर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, और चेक या फिर कोई एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज shall ensued thereon by the holder in due course be permitted to deny the validity of the instrument. वो इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी से पीछे नहीं हटेंगे, उनको वो बोलना ही पड़ेगा कि ये जो एक्ट है, जो भी हमने पहले बोली थी स्टेटमेंट, वो ट्रू है. सो does a maker या फिर कोई ड्रॉई ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर नॉट एंटाइटल्ड to allege against a holder in due course that the negotiable instrument was originally drawn was not valid. आप ये नहीं कहोगे स्टार्टिंग में जो हमने बनाया था डॉक्यूमेंट वो तो भैया वैलिड नहीं था, हमारे से तो ये गलती हो गई. नहीं, आपने जो डिफेक्ट कर दिए वो कर दिए. लेटर ऑन अगर आपकी वजह से होल्डर इन ड्यू कोर्स ने एक्शन ले लिया, नाउ यू कैन नॉट टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम योर वर्ड्स. Alright, so with this session came to an end, and I hope आप सबको सारी powers, सारे rights holder in due course के समझ में आ गए हैं, and you understood this topic very well. With this session came to an end. We will meet in next session. Till then, keep enjoying, keep sharing. Here is our email. You can mail us your queries, your suggestions. If any student want any notes, we have all the notes available. You can mention us your order through this mail. You can follow us on Telegram, Instagram. Thank you.